हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जिसके अबाउट विच एज्यूम द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, मतलब वो ऐसा जी जनरल डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच और अबाउट विच वी कंसिडर या वी अज्यूम्ड दैट द होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, सॉरी डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो द एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है about which the net mass moment of the system is zero। ठीक, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन की बात करूं, a point about which the net mass moment, नेट मास मोमेंट को हम मास मोमेंट को z से नोट करते हैं इज जीरो। ठीक, मैथमेटिकली अगर मुझे इसे लिखना हो सो नेट मास मोमेंट या सम ऑफ मास मोमेंट समेशन ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अच्छा, अब हम मास मोमेंट क्या होता है, तो मास मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो मास इनटू पोजीशन वेक्टर। ठीक ना, अगर हमें विद कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट मास इनटू कोऑर्डिनेट्स जो भी गिवन होंगे वो। अच्छा, ये कैसे होंगे हम आगे बारी बारी से देखेंगे इसको। ठीक, चलिए सपोज करते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है जिसका मास m1, the second particle is here mass m2, and the third particle is here of mass m3। राइट, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, जब हमें सिस्टम में तीन पार्टिकल्स दिए तो हमें कहीं पे एक ओरिजिन कंसिडर करके उसके पोजीशन वेक्टर्स या उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से यहाँ का ये पोजीशन वेक्टर m1 के लिए मान लेते हैं हम r1, m2 के लिए r2 एंड m3 के लिए r3। ठीक, और अज्यूम कर लेते हैं टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये जो है ये आपका CUM है और इसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो RCOM है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसके अबाउट सबका हमें क्या, ये यहाँ पे क्या हमने डेफिनेशन लिखा है कि इसके अबाउट सबका मास मोमेंट का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इसके अबाउट सबके पोजीशन वेक्टर्स भी निकाल ले। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसका देखूं, इसके अबाउट इसकी पोजीशन क्या होगी, तो फाइंड माइनस इनिशियल ये तो करते हैं R1 माइनस RCUM। ओके, ये निकाले तो R3 माइनस RCUM, और अगर ये पोजीशन निकाल ले R2 माइनस RCUM। ठीक है, हमने क्या किया कि हमें एक सिस्टम में तीन पार्टिकल्स गिवन थे। हमने सबसे पहला काम क्या किया कि उनकी पोजीशन वेक्टर्स को विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बात करते हैं क्या कि जैसे कि हमें पता है मैथमेटिकली नेट मास मोमेंट जीरो होना चाहिए। नेट मास मोमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, मास इनटू पोजीशन वेक्टर।
अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में m1 का पोजीशन वेक्टर ये है, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो इस m1 का क्या होगा, मास मोमेंट होगा। दैट मीन्स कि m1 इंटू r1 माइनस rcm प्लस m2 इंटू r2 माइनस rcm प्लस m3 इंटू r3 माइनस rcum इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m1 r1 माइनस m1 rcum, m2 r2 माइनस m2 rcum, m3 r3 माइनस m3 rcum। तो rcum के साथ जो मल्टीपल है उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 into RCOM. Okay, what is the RCOM? This RCOM is the position vector of center of mass। तो हमें या फिर ओनली हम क्या बताएंगे, RCOM पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन डिसाइड करता है। ठीक, तो हमें यही तो निकालना है RCOM क्या है, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मीन्स RCOM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2 plus m3। So this is the final formula of position of center of mass। ठीक, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, when position vectors are given। ठीक, अगर हमें पोजीशन वेक्टर की जगह कोऑर्डिनेट्स देगा तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो किसी पार्ट के जनरली हम 3 कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं। ठीक, एग्जैक्टली सेम फंडा होगा, जहाँ पे ये r1 r2 r3 रखा है ना, वैसे ही तीनों यानी x y z या 3 पार्टिकल्स है, तीनों के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो m1 के लिए क्या होगा, एक x कोऑर्डिनेट, m2 के लिए x कोऑर्डिनेट, m3 के लिए x कोऑर्डिनेट। तो एक बार जब हमसे x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो हम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जैसे कि मैं कहने का मतलब ये है, इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, दैट मीन्स कि m1 के लिए अगर मान लीजिए x1 गिवन होगा, y1 z1, एग्जैक्टली वैसे ही m2 के लिए x2 y2 z2, m3 के लिए x3 y3 z3। सो अब हमसे अगर पूछा है कि x कोऑर्डिनेट पे मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या करेंगे। सो x cum इज इक्वल टू m1 x1, सबका x कोऑर्डिनेट लेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। एग्जैक्टली सेम अगर हमें y cum निकालना हो तो हम तीनों मासेस का y कोऑर्डिनेट वाला मास मोमेंट का सम लेंगे, यानी कि m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड अगर हमें z कोऑर्डिनेट निकालना हो, z cum, देन z कोऑर्डिनेट के मास मोमेंट का सम m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
Okay, so these are the formula to calculate the coordinate of center of mass. This is the, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे x कोऑर्डिनेट ऑफ CUM, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ CUM एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ CUM। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बिल्कुल सेम ही चीज है कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे तो हम ये फंडा लगाएंगे m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus m2 plus m3, एंड अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से ना हम टू सिस्टम पार्टिकल का एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए बिल्कुल सेम इसी पे एक डेरिवेशन और करते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 और उसके बीच का सेपरेशन d है। ठीक, सो इन दैट केस हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हमें देखना है कि टू मासेस सिस्टम का जहां पे वो d डिस्टेंस में सेपरेशन है, यानी कि इफ टू मासेस आर सेपरेटेड बाय d डिस्टेंस। ठीक, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। सपोज करो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक मास है m1 और d डिस्टेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m2। हमसे कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास निकालिए m1 और m2 का। ठीक, देखिए सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अब यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक ना, अच्छा एक और चीज, कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कहीं भी कर लो, इस तरफ, इस पॉइंट पे, यहाँ यहाँ कहीं भी कर लो, बट सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट टू कोऑर्डिनेट या ओरिजिन। सॉरी मैं गलत बोल गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, ओरिजिन कंसीडर करने के बाद, बिकॉज कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो m1 पे भी ओरिजिन कंसीडर कर सकता हूँ, m2 पे भी कर सकता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे कहीं कर सकता हूँ। मैं ओरिजिन कहीं भी कंसीडर करूँ, सेंटर ऑफ मास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो इसे इजीली सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि m1 जो है वो ओरिजिन पे है और ये ऐसे इस तरफ x कोऑर्डिनेट है और इधर क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो m1 का जो कोऑर्डिनेट मुझे मिला वो क्या मिला, 0,0, और m2 का कोऑर्डिनेट मिला d,0। ठीक है, बिकॉज यहाँ से यहाँ ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, तो x की वैल्यू d हो गई और y डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक, अब हमें निकालना होगा क्या, सेंटर ऑफ मास। अब बिकॉज y कोऑर्डिनेट में कुछ है नहीं तो y का सेंटर ऑफ मास निकालने कोई सेंस ही नहीं बनता। बचा कौन सा, x का। हम क्या करेंगे, x CUM निकालेंगे, क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो आप तो m1 के कोऑर्डिनेट 0,0 है और m2 के लिए d,0 है। ठीक ना, हम क्या करते थे, m1 और m2 दोनों मासेस का क्या निकालेंगे, मास मोमेंट का सम। तो मास मोमेंट सम क्या होगा, m1 into 0, m1 या m1 x1 plus m2 x2 करोगे अपॉन m1 plus m2, तो m1 0 plus m2 d अपॉन m1 plus m2। सो फाइनली हमें मिल जाएगा m2 d अपॉन m1 plus m2। ठीक, सो एक चीज यहां से याद रखने वाली क्या है, अगर हमें देखना यहाँ से एक लेसन क्या भी मिलता है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक ना, और किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है, जैसे ये देखो हमने क्या निकाला, यहाँ से इसको ओरिजिन माना था ना, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा, तो अगर इसको ओरिजिन माना है तो आपने ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। ये जो भी फाइंड किया वो क्या है, इस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपने निकाला है। ठीक है, अगर आप m2 मानते, m2 पे ओरिजिन मानते तो आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करते। ठीक, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर मान लो कि आपको कभी भी दो पार्टिकल का सिस्टम गिवन होता है
d डिस्टेंस पे, ठीक है। और कहा जाता है कि, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास आपसे कहा जाता है कि ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रिस्पेक्ट टू m1 से कोऑर्डिनेट निकालने क्या करोगे, आप दूसरे वाले का मास लोगे इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द मासेस। अगर वही यहां से हमें ये पोजीशन निकालनी होती या ये कोऑर्डिनेट निकालना होता, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, m2 के रिस्पेक्ट में निकालना, दूसरा वाला मास लेंगे, यानी कि m1 d अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर एक और बात, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर टू पार्टिकल सिस्टम में m1 m2 के इक्वल है, देन सेंटर ऑफ मास याद कर लीजिएगा ऑलवेज आएगा d/2, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे। हम सबको पता है कि अगर एक रॉड है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, तो उसका हमेशा क्या होगा, d डिस्टेंस का है, तो d डिस्टेंस अगर है दोनों पॉइंट पे, तो सिंपल सी बात, उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में आएगा, यानी कि d/2 का आएगा। ओके, तो ये था टू सिस्टम वाले पार्ट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद से एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा मैं इरेज कर दूं। चलिए, जैसे कि हमने दो सिस्टम का दो पार्टिकल सिस्टम देख लिया, थ्री वाला देख लिया, अब हम थ्री पार्टिकल सिस्टम का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन मासेस है m1 m2 m3, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम का, ठीक। और ये तीन मासेस हमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं जिसका साइड जो है वो 1 मीटर है, राइट। तो हम पहले देख लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक। यहाँ पे एक मास गिवन है 50 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम और यहाँ पे 150 ग्राम, एंड दिस साइड इज 1 मीटर, ठीक। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। अच्छा, अगर अगर तीनों मासेस इक्वल होते तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंट्रॉइड पे आता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मासेस तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्या है, वेरी कर रहे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कहीं पे भी पहले कोऑर्डिनेट मान कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। मान लेता हूँ कि मैं इसको, अगर मैंने मान लिया m1, ये, अच्छा जरा देखो, अगर मैं इसको m कंसिडर करूं तो क्या मैं इसको 2m लिख सकता हूं, डबल है। और क्या अगर इसको m कंसिडर किया तो इसको मैं 3m लिख सकता हूं, m1 इक्वल टू m, m2 इक्वल टू m एंड m3 इक्वल टू 3m, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। ओके, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैंने क्या किया कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लीजिए। 1 मीटर इधर भी है, सो 1 मीटर, ओके। चलिए, क्योंकि ये जो 50 ग्राम है ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0,0 हो जाएगा, ठीक। इस 100 ग्राम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। इस 50 ग्राम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये क्या, इसके हाफ है, तो इतना पार्ट जो हो जाएगा ये 0.5, यानी कि 1/2, ठीक। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 1 कंसिडर कर लें, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2,1, ठीक। नहीं, इसका 1 नहीं होगा, हमें इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो ये है ना। अच्छा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये हमारे पास कितना है, 1 मीटर, तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, ये वाला हाइट, ठीक। हम यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप देखो कि
यहाँ पे 1 है, x के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 sin 60 डिग्री। ठीक सर, तो सिंपल सी बात है, ये जो हाइट है कितनी है 1 sin 60 कितना हो जाएगा, यानी 1 इंटू √3/2, और ये हो जाएगा 1/2। तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 1/2 x पे, कॉमा √3/2 y पे। ठीक है, ये यहाँ पे ट्विस्ट है, इसको नहीं बोलना है। हम क्या करते हैं मैक्सिमम, ये 1 है तो इसको 1 कंसिडर कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ये तो हाफ होगा, दैट्स ठीक है, लेकिन ये जो हुआ ये था ना आपका एक 60 डिग्री एंगल पे 1 मीटर का ये है साइड है, तो हम यहाँ पे रेजोल्यूशन को रिजॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे। तो हमारा ये आ गया क्या, x वाला कंपोनेंट, और ये आ गया हमारा y वाला कंपोनेंट। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या क्या मिल गया सर, m1 मिल गया हमारा 0,0 पे, m2 मिल गया 1,0 पे, और m3 मिल गया 1/2, √3/2 पे। ठीक, अब हमें क्या करना है हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि XCOM और YCOM निकालना है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था XCOM और YCOM, ये क्वेश्चन था। चलिए निकालते हैं, क्या होगा XCOM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 x1 कितना है 0, सो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 1 प्लस m3 इंटू 1/2, करेक्ट, अपॉन, अच्छा वन मोर थिंग, m1 जो है उसको हमने कितना कंसिडर किया है, m किया है ना, तो उसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ m इंटू 0,0। m2 जो है उसको 2m कंसिडर किया था, 2m इंटू 1,0, और m3 को हमने कंसिडर किया था 3m, तो ये हो जाएगा 3m इंटू 1/2, √3/2। तो यहाँ पे जरा चेंज कर देते हैं, m यहाँ 2m और यहाँ पे 3m अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m, m प्लस 2m प्लस 3m। ठीक, तो ये जो आ जाएगा आपका ये खत्म हो गया, 2m प्लस 3m/2, 2m प्लस 3m/2 अपॉन 3 to 5 और 6m। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से XCOM निकल जाएगा। ठीक, फर्दर YCOM की बात करूं, एग्जैक्टली सेम फंडा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 को हमने m कंसिडर किया है, y1 कितना है 0, प्लस m2 को 2m कंसिडर किया है, y1 अगेन 0, और m3 को कंसिडर किया है 3m, एंड y1 इज सॉरी y3 इज √3/2 अपॉन m1 प्लस यानी कि m प्लस 2m प्लस 3m। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर होगा आपका 3m 3√3/2m अपॉन 6m। इसको आगे सॉल्व करिए, आपका यहाँ से XOM निकल जाएगा, यहाँ से YOM निकल जाएगा। ठीक, इसको हम तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, जो ये तो हमारा मेंस का क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करते हैं एडवांस का, थोड़ा देखते हैं। बस हमें कुल मिला के ये देखना है कि जब भी सेंटर ऑफ मास निकालने को जितने भी सिस्टम के पार्टिकल्स गिवन हो, हमें पहला काम है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं एक बार। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर गिवन है ऐसे, लाइक ये एक आउटर सर्किल है। ठीक, यहाँ y एक्सिस गिवन है एंड यहाँ से पास हो रहा है x एक्सिस। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द ड्राइंग इन द फिगर व्हिच हैज बेस्ड ड्रॉन विद द इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है, यानी कि जो आउटर सर्किल है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इनर सर्किल है, इसको यूनिफॉर्म थिक यानी सबकी थिकनेस जो क्या बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ठीक, एंड द मास ऑफ इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ द टू इनर सर्किल्स
एंड ईच ऑफ द टू लाइन सेगमेंट्स इज एम, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो दो इनर सर्कल्स है इन सबका मास जो है और दो लाइंस है इनका मास एम 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 गिवन है, ठीक। एंड द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ द आउटर सर्किल इज 6m, और ये जो आउटर सर्किल है ये वाला इसका मास गिवन है 6m, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, अच्छा सारे के सारे डिफरेंट पार्ट्स यानी कि सबके 6m, ये इनर सर्किल का लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किल, राइट हैंड साइड का सर्किल, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आउटर सर्किल की बात करें तो आउटर सर्किल कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 0,0, ठीक। देन लेफ्ट इनर सर्किल गिवन है -a, ठीक। राइट इनर सर्किल गिवन है a, देन वर्टिकल लाइन 0,0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, -a, ठीक है। और हमें अब क्वेश्चन निकालना है YCOM, ये कैलकुलेट करना है। ये एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक नया क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसा फिगर बना हुआ है जिसके सारे के इंक स्पेस है और इंक जो है सबकी थिकनेस सेम है, यानी कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस आउटर सर्किल का बिल्कुल सेम होगा, इनर सर्किल का अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। सबके लिए मास गिवन है, आउटर सर्किल का मास 6m गिवन है, अंदर के जितने भी पार्ट्स है यानी कि इनर लेफ्ट राइट सर्किल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मास m गिवन है और सबके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। हमसे क्या पूछा YCOM निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया हमारे पास क्वेश्चन से 6m के लिए 0,0, देन उसके बाद से 1m ये वाला -a, देन a, देन 0,0 एंड देन 0, -a, ये चीज ये डेटा हमारे पास गिवन है। देखो हमारे पास तो कोऑर्डिनेट आ गया, हमें करना क्या है, हमें करना है क्या, कोऑर्डिनेट गिवन है तो सम ऑफ मास मोमेंट अपॉन टोटल मास, ठीक। तो हमें अगर YCOM निकालना है तो YCOM इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi yi अपॉन mi, ये तो करेंगे और ये करते आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6m इंटू y, क्या हो जाएगा इसका 0, प्लस m इंटू इसका y a, प्लस m इंटू a, प्लस m इंटू 0, थोड़ा इसको लेफ्ट कर मुझे 6m इंटू 0, m इंटू a, प्लस m इंटू a, प्लस m इंटू 0, प्लस m इंटू -a अपॉन सबका मास, तो मास कितना है 6m प्लस कितने में 1 2 3 4, तो m प्लस m प्लस m प्लस m, ओके। या देखिए ये तो खत्म 6m 0 ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अच्छा ये m इंटू -a, जैसे इसे पढ़ लेते हैं ma प्लस ma माइनस ma अपॉन ये कितना है 6 7 8 9 10 10, ये भी खत्म हो गया, बचा गया सॉरी 10m, बचा ma अपॉन 10m, m से m कैंसिल, सो द आंसर विल बी a by 10। सो हमारा YCOM निकल के आ गया a by 10। देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था मेंस का था, बट बहुत ही उसमें क्वेश्चन करने में टाइम लगा था, बहुत इजी है। करना क्या था, हमें क्वेश्चन समझना था, ठीक। हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो भी डेटा गिवन था हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हमने कोऑर्डिनेट्स को देख किया अच्छे से, उसकी वैल्यूज पुट की एंड सॉल्व किया, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसके बाद से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर्स, ओके। दो मास है यानी कि m1 जो है वो गिवन है 1 kg एंड m2 गिवन है 3 kg, और m1 के लिए पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड m2 के लिए पोजीशन वेक्टर्स गिवन है -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of this system will be similar to the magnitude of vectors, और ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए i plus 2j plus k cap, b -3i minus 2j cap plus k cap minus 2j cap plus k cap, and ऑप्शन डी इज -2i cap minus j cap plus 2k cap, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मासेस गिवन है, दोनों के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ये डेटा हमें गिवन है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से आपको अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो हम फॉर्मूला क्या करते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, RCOM इज इक्वल टू m1 r1, ये जो है ये क्या है r1 है, और ये क्या है r2 है, प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं तो m1 की वैल्यू है 1 इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, प्लस m2 इज 3 kg, तो 3 इंटू -3i कैप प्लस -2j कैप प्लस k कैप अपॉन 1 प्लस 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप 3 3 -9i कैप -6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 4, ठीक है। अब देखो i को i -9 कितना हो जाएगा, -8i 2j -6k, यानी कि -4j कैप एंड 3 1 + 4k कैप अपॉन 4, ऊपर से 4 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो -i कैप -j कैप सॉरी -2i कैप -j कैप प्लस k कैप अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो RCOM आया वो कितना आ गया -2i कैप -j कैप प्लस k कैप, ठीक। ये हमारा आ गया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ RCOM। अब देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता है, इसको टिक कर दे, नहीं करेंगे।
ठीक, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखो हमने जो ये कैलकुलेट किया ये क्या है, ये जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाला, तो इसका मैग्नीट्यूड ठीक ना विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इनमें से किसकी मैग्नीट्यूड सिमिलर है, ठीक ना। सबसे पहला काम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा, तो पता है रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 2 टू द 4 टू 6 6। इसका मैग्नीट्यूड जो आया, ठीक, यानी कि मैं इसे लिखूं इसको ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ RCOM क्या होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6, ठीक। अब जो RCOM सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनमें से किसके इक्वल है, चलो इसको देखते हैं, इसका कितना रहेगा, तो ये जो आएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना रहेगा, ये कितना आएगा रूट 6, ठीक। इसको देखो तो ये होगा 3 9 4 13 और 15, ये रूट 15 आएगा, ठीक। ये भी नहीं आएगा, ये 2 4 2 4 4 4 8 और 1 9, ये 3 आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका आएगा रूट 5 रूट 15 9 14 आएगा 14 सॉरी। सो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे हमें हमेशा सेंटर ऑफ मास पढ़ना दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमें सेंटर ऑफ मास ही पूछेगा, हमें क्वेश्चन से पढ़ना होगा एंड पढ़ने के बाद से एंड हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। हमसे पूछा था कि सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनमें से किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, सिमिलर है, ठीक है, तो हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट 2022 का था, ठीक है। तो यही टाइम करते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।